हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का 11th स्टैंडर्ड का 6 चैप्टर डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सनल ऑफ अ कंपनी। ओके, यहाँ का मैंने जो फर्स्ट हाफ था वो मैंने कवर कर लिया है मेरे पिछले वीडियो में, लेकिन अगर आप चाहो तो मेरे अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हो, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिले। पुराने वीडियोस आप मेरे अकाउंट पे जाके देख सकते हो। और यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू आपके कमेंट्स के लिए। यास्मीन शेख, राम कुमार, संतोष निकम, गणेश बोटकर, यास्मीन शेख, श्रीराम जोशी, जयराम सहारे, नेहा सबाले, खुश नाहर, नीलेश चौधरी, रेवती बाने, थैंक यू। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं यहाँ पर आपको हमेशा आऊँगी थैंक यू बोलने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देखकर। तो शुरू करते हैं। यास्मीन ने कहा था कि मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा ये समझा दूँ शेयर होल्डर्स के बारे में, तो अगर आप चाहो तो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ शेयर होल्डर्स एक्चुअली क्या होते हैं। जब कंपनी फॉर्म होता है तो वहाँ पर ऑब्वियसली कुछ भी स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, इज़न्ट इट। तो जो भी फॉर्मेशन करते हैं वो अपने तरफ से बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें ओनरशिप देने के लिए भी ऐसे कुछ शेयर्स होते हैं जो उन्हें अपॉइंट कर दिए जाते हैं, जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं उनके पास होते हैं, ताकि एक बाबा ये हो कि इनके पास ये ओनर है, इनके पास कुछ है, मतलब शेयर्स है तो ये ओनर्स है, तो उसे इक्विटी शेयर कहा जाता है। इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि उसके अंदर और ज़रूरी नहीं कि जो फॉर्म करते हैं उन्हीं के पास हो, बाद में वो सेल कर सकते हैं उन शेयर्स को, या कोई और ख़रीद भी सकते हैं, इस तरह से भी ओनरशिप पा सकते हैं कंपनी का, तो वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो अभी इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे कि वोटिंग राइट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का राइट होगा। जब डिविडेंड वगैरह जो होता है उसके अंदर हो सकता है इनको कुछ परसेंट भी ज़्यादा मिले। दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक प्रीफरेंस शेयर होता है, एक इक्विटी शेयर होता है। जो प्रीफरेंस शेयर होता है उनको ज़्यादा ओनरशिप का राइट तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बेनिफिट्स जो होते हैं वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को होते हैं। और मैक्सिमम ये जो लोकल लोग होते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं कंपनी का, उनको प्रीफरेंस शेयर्स दिया जाता है। तो उसके अंदर उन्हें जो रेट ऑफ डिविडेंड भी है वो ज़्यादा होगा। अगर कंपनी बंद होने वाली है तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का पहला प्रेफरेंस होगा कि उनका पहले पैसा जो भी उन्होंने शेयर्स में लगाया है, जो भी उनका डिविडेंड है वो फटाफट उनको सबसे पहले दे दे। और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको सबसे आखिर में दिया जाता है, क्योंकि वो जैसा लाइक घर के ही लोग होते हैं, इज़न्ट इट। उनको सबसे पहले जो आउटसाइडर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक वगैरह लोन है, जो भी है, और स्पेशली प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स है, इनका सबसे पहले पैसे वो पे आउट कर देंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, मतलब बेनिफिट्स लेने के लिए तो वो सबसे आखिरी में खड़े रहते हैं, लेकिन अगर कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ होती है तो उनको सबसे पहले खड़ा रहना पड़ता है, या डिसीजंस कुछ लेना है उसके लिए भी उनको आगे खड़ा रहना पड़ता है। ओके, इतना ही है। और शेयर होल्डर्स जो है ये मतलब हर इसमें मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, हर एक टाइप की जो कंपनी होती है उसके अंदर रहना ज़रूरी है। ओके, होते ही है। तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप अगर चाहो, क्योंकि मुझे अभी ये लेसन लेना है, तो आप चाहो तो मेरा जो पिछला चैप्टर्स है आप वहाँ पर जाके वीडियोस आप प्लीज़ चेक कर लो। ओके, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। हैज़ नॉट दो द कंपनी एक्ट हैज़ नॉट डिफाइंड पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, keeping in mind the vastness of their powers and extensive responsibilities, an attempt is made to describe them as agent, trustees, managing partners. These expressions are indicative and not complete explanation and understanding of their powers and work. अभी ये जो कंपनी है उसके अंदर उन्होंने डिफाइन तो कर दिया है कि डायरेक्टर्स का पोजीशन क्या है। ओके, कीपिंग इन माइंड उनके पास बहुत सारे पावर्स भी है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, देन उनको एक एज अ एजेंट भी कह सकते हैं, ट्रस्टी भी कह सकते हैं, मैनेजिंग पार्टनर्स भी कह सकते हैं। बट दीज एक्सप्रेशंस आर नॉट इंडक्टिव, बट इन ए आर नॉट इंडक्टिव एंड इंडिकेटिव एंड नॉट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर्स एंड वर्क। मतलब पूरी तरह से आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इनके एक्चुअली लीगल पोजीशन क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत सारी है, ओके, काम तो बहुत कुछ करते हैं, डिसीजंस भी बहुत सारे लेते हैं, लेकिन ऐसे कुछ स्पेसिफिक डिफाइन नहीं कर सकते कि यही लीगल पोजीशन है किसी डायरेक्टर की। देन डायरेक्टर्स एज एजेंट, अगर वो एज अ एजेंट वर्क करते हैं तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं।
सिंस द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टर। ओके, जैसे हमने पहले भी देखा, वो कोई ब्लड एंड फ्लेश का तो पर्सन है नहीं, वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, बस उसे एक आइडेंटिटी दे दी गई है। इट नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द, मतलब उसको चलाने के लिए, उसके कोई डिसीजंस लेने के लिए कोई तो बंदा चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्टर जो होता है वो उसकी जगह पर एज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर सकता है। मतलब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि उसके बदले, ओके, डिसीजंस डायरेक्टर लेगा, लेकिन नाम जो होगा वो कंपनी का होगा कि कंपनी ने लिया है, लेकिन एक्चुअली लेता है डायरेक्टर। दे एक्ट ऑन इट्स बिहाफ। डायरेक्टर शुड डील स्किलफुली, केयरफुली, एलिगेंटली। देयर लाइबिलिटी इज एज एजेंट वाइल कंपनी इज हेल्ड लाइबल एज द प्रिंसिपल। अभी जो डायरेक्टर्स होता है उसे बहुत ही ध्यान से, स्किलफुली और केयरफुली सारे डिसीजंस वगैरह या फिर जो भी मतलब रिलेटेड टू कंपनी है वो काफ़ी ध्यान से उसे सब कुछ डील करना होगा। क्यों? क्योंकि देयर लाइबिलिटी इज़ एज एजेंट, वो एज अ एजेंट वर्क कर रहा है, जहाँ पर वेराज जो कंपनी है वो एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रही है। मतलब मेन इम्पॉर्टेंट जो है पर्सन है वो कंपनी है, लेकिन उसके लिए एज एन एजेंट डायरेक्टर वर्क करता है, तो डायरेक्टर की लाइबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। देन डायरेक्टर एज मैनेजिंग पार्टनर। अभी डायरेक्टर अगर मैनेजिंग पार्टनर की तरह वर्क करेगा तो कैसे रहेगा, चलिए देखते हैं। डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, दैट इज, अभी ओनर्स ऑफ द कंपनी कौन होते हैं, ये हमने पिछले लेसन में भी देखा है, शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स होते हैं। ओके, देन शेयर होल्डर्स टू कंडक्ट एंड मैनेज बिजनेस ऑफ द कंपनी ऑन देयर बिहाफ। अभी मैंने पहले भी कहा था कि इतना बड़ा कंपनी है तो उसे चलाने के लिए ऑब्वियसली कुछ लोग चाहिए ही होंगे, तो उसके लिए डायरेक्टर्स जो होते हैं ना वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं शेयर होल्डर्स तो अपने घर पे बैठे होंगे या फिर कहीं पर भी वो इम्पोर्टेंट काम कर सकते होंगे, या ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स ही आ जाए और अपना काम करे कंपनी के अंदर। हो सकता कोई घर पर बैठे होंगे और उन्होंने शेयर्स खरीद लिए हैं, लेकिन ओनर तो बन गए, लेकिन वो आ नहीं सकते, उनको समझ में नहीं आता है कंपनी कैसे चलाया जा सकता है। पैसे तो डाल दिया लेकिन कंपनी चलाना नहीं आता। वो चलाना किसको आता है? डायरेक्टर्स को आता है, क्योंकि डे टू डे वर्किंग डायरेक्टर्स देखता है, इजंट इट। तो वो क्या करेंगे, टू कंडक्ट वो एज अ शेयर होल्डर्स के बदले में डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी में काम करेगा। मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स विल बी वर्किंग इन द कंपनी। ओके, देन दे आर इंटरेस्टेड विथ वास्ट पावर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लेटफॉर्म सेवरल फंक्शंस विच आर प्रोप्राइटरी इन नेचर लाइक अलॉटमेंट। अभी जो शेयर डायरेक्टर्स होते हैं उनको बहुत सारे ड्यूटीज़ होती है, मतलब कंपनी को मैनेज करने के रिलेशन में। अभी वो क्या क्या होती है, शेयर को अलॉट करना, देन राइजिंग, अगर पैसे की कमी है तो रेजिंग ऑफ लोन मतलब क्या, डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं वहाँ, वो एक लोन का भी फॉर्म है। देन इन्वेस्टिंग फंड्स ऑफ द कंपनी। अभी पैसे जम गए, लेकिन पैसे सिर्फ जमाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर पैसे को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अभी ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आज पैसे का जो वैल्यू होता है ना वो कभी भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होता रहता है, तो उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं ना। लाइक फॉर एग्जांपल, आज मेरे पास 25 लाख रुपए है, लेकिन आज अगर 25 लाख रुपए है, ज़रूरी नहीं आज से 2 साल के बाद भी 25 लाख की वही वैल्यू रहेंगी, इजंट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं फ्लैट खरीदने के लिए निकलूँ, अगर आपको लोकल एग्जाम्पल दूँ, तो आज अगर मैं फ्लैट लेने के लिए निकलूँ तो मुझे 25 लाख में एक 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा सपोज। लेकिन अगर मैं 4 साल के बाद वही 25 लाख लेके निकलूंगी बाहर, तो मुझे वही 2 BHK फ्लैट वही कीमत में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, रेट्स बढ़ जाएंगे फ्लैट्स के। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पैसे का जो वैल्यू है वो कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया। एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपने दादा नानी से अगर कभी बात करोगे तो वो आपको यही कहेंगे कि पहले के ज़माने में 200 उनका सैलरी 90 रुपीज़ होता था, 100 रुपीज़ होता था, उसमें सब कुछ हो जाता था। 1 पैसा 2 पैसा भी वर्क करता था, उसके अंदर सारे घर का राशन आ जाता था, किराना आ जाता था। मीन्स अराउंड 10 रुपीज़ में पूरा महीना चल जाता होगा, है ना। आज वही 10 रुपीज़ में आप पूरा महीना का खर्चा चला सकते हो क्या? आप नहीं चला सकते हो। वो पूरा का मतलब आपका एक बच्चे का चॉकलेट भी नहीं आएगा उतने 10 रुपीज़ में अगर आप कहोगे तो, इजंट इट। तो वही है, तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि वो पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, ताकि उसका जो थोड़ा थोड़ा पैसा है, अगर 25 लाख रुपए है, मैंने बैंक में डाल दिया, FD कर दी, तो उसका मुझे इंटरेस्ट तो भी एटलीस्ट मिलेगा। 25 के ऊपर अगर मुझे
25 बढ़ के अगर मेरा 30 लाख हो जाता है 4 साल के बाद में सपोज, और 4 साल के बाद मैं फ्लैट लेने के लिए निकलूँ, तो अगर वो फ्लैट का वैल्यू भी 30 लाख हो जाता है तो इट मीन्स मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है और वही 25 लाख का वैल्यू गिर चुका है, लेकिन मैंने इन्वेस्ट किया था इसलिए मेरे पास अभी प्रॉपर अमाउंट है। तो इसीलिए, और कभी भी पैसे को हम बस लेकर ऐसे रख नहीं सकते, उसे इन कंपनी है बड़ा, ये तो मैं छोटा अमाउंट कह रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे में वो लोग करोड़्स में डील करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन्वेस्ट करें। ओके, दिस इज़ बिकॉज दे देमसेल्फ इज सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इन फैक्ट दे आर द मोस्ट एक्टिव शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते डायरेक्टर जो होता है उसे भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ शेयर्स अपॉइंट कर दिया जाता है, क्योंकि वो वर्क कर रहा है कंपनी के लिए। लाइक हमने पहले पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ क्लॉज होते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इतने इतने शेयर होल्डर्स उन्हें रखना ज़रूरी है अगर उनको डायरेक्टर्स का पोजीशन चाहिए तो, इजंट इट। तो इस तरह से इनडायरेक्टली वो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, भले उनके पास थोड़े से शेयर होंगे, ज़रूरी नहीं ज़्यादा हो, थोड़े शेयर होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, जितने भी होंगे, ज़्यादा होंगे, कम होंगे, लेकिन वो भी शेयर होल्डर्स है। तो इट मीन्स वो शेयर होल्डर्स तो है, लेकिन वो क्या है, एक्टिव शेयर होल्डर्स है। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो वर्क कर रहा है। ओके, एक्चुअली कंपनी में आके वर्क कर रहा है, तो उसको कहते हैं एक्टिव शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ओके, और जो घर पे बैठे उनको क्या बोलेंगे, पैसिव। ओके, देन बोर्ड एक्ट्स एज द सुप्रीम पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी। अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में का ये जो बोर्ड वर्ड है, ये क्या होता है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ बोर्ड मेंबर्स होते हैं, मीन्स डायरेक्टर्स होते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये मेन और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं रिलेशन टू दी कंपनी। ओके, आई होप वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं जितना हो सके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ आखिरी तक बने रहिए। ओके, then it is commented that the directors are commercial men who manage a trading concern for the benefit of themselves and all the other shareholders of the company. It is commented that the shareholders are commercial men who manage a trading concern. अभी इनडायरेक्टली देखा जाए तो उनके पास भी थोड़ा बहुत शेयर्स अवेलेबल है, isn't it? इसका मतलब क्या हो रहा है, वो अगर कंपनी में काम कर रहे तो इनडायरेक्टली वो खुद के लिए भी काम कर रहे हैं, है ना, isn't it? क्योंकि वो सिर्फ किसी की नौकरी नहीं कर रहे, वो भी थोड़े बहुत उनके खुद के लिए बेनिफिट के लिए भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी तो शेयर होल्डर्स है। अगर रिटर्न्स मिलेगा तो वो भी तो उसका फ़ायदा उठाएंगे, डिविडेंड मिलेगा तो उनको भी तो मिलेगा, प्रॉफिट में अगर शेयरिंग मिलेगा तो उनको भी मिलेगा, इजंट इट? सो इट इज़ कमेंटेड दैट द डायरेक्टर्स आर कमर्शियल मैन। कमर्शियल वर्ड का मतलब होता है कि बिजनेसमैन हो जाएगा, जो खुद के भी बेनिफिट के लिए सोचता है। हु मैनेज अ ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब वो एक जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो जाता है, पार्टनरशिप कंसर्न हो जाता है, तो ये भी उसके बेनिफिट के लिए, अगर उसको भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है उसके रिटर्न्स में, वो कोई सैलरी वगैरह, सैलरी तो चलो मिलेगा अगर वो कुछ वर्क कर रहा है तो, इजंट इट? लेकिन उसके अंदर उसने अगर खुद भी पैसे इन्वेस्ट किया है, वो भी शेयर होल्डर है, तो इट मीन्स ही इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैन एंड मैनेजिंग ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब वो उसके जैसे सोल ट्रेडर्स के बारे में भी मैंने आपको समझाया था कि कुछ छोटा सा कंपनी उसके लेवल के लिए भी जो होता है, तो उसका भी कंपनी है वो। ओके, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ देमसेल्व्स एंड ऑल द अदर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, खुद भी बेनिफिट मिलेगा, दूसरों को भी मिलेगा, दूसरे शेयर होल्डर्स को भी। देन डायरेक्टर्स एज अ ट्रस्टी। ओके, एज अ ट्रस्टी क्या ड्यूटीज है, क्या करता है लीगली, चलिए देखते हैं। Directors are required to act as the most honest ways, isn't it? They are the guardians of interest of company and shareholders. अभी बाकी के शेयर होल्डर्स तो एक्चुअली आके कंपनी में काम नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, लेकिन ये जो डायरेक्टर्स होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके ऊपर सभी लोगों का ट्रस्ट है। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली होता है कि वो पूरा ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, इजंट इट? क्योंकि अगर वही बेईमानी करेगा तो कंपनी तो डूब जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि वो खुद का बेनिफिट लेगा, खुद का फ़ायदा करेगा और कंपनी छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो दूसरे बेचारे जो शेयर होल्डर्स है, जो डिवेंचर होल्डर्स है, इवन इनफैक्ट पूरा का पूरा कंपनी जिसने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी के अंदर, वो पूरा का पूरा लॉस में जा सकता है। इसीलिए जिसको भी डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं वो ईमानदार होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दे शुड अकाउंट फॉर ऑल मनी आर इंटरेस्टेड विथ, दे शुड अकाउंट फॉर ऑल मनी विथ दे शुड अकाउंट फॉर ऑल मनी
are entrusted with. They have to utilize and apply funds of the company most cautiously. They are the trustee of all the asset of the company. अभी उनको बहुत सोच समझ के जो भी पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वेस्ट तो वो कर रहा है लेकिन उसके पीछे पूरी की पूरी कंपनी खड़ी है, ओके, लॉस और प्रॉफिट झेलने के लिए। तो दे आर द ट्रस्टी ऑफ ऑल द एसेट ऑफ द कंपनी। और इसी बहाने जो पूरा का पूरा एसेट है, और एसेट मतलब क्या, जो पूरा मतलब सब कुछ एसेट्स में रिलेटेड, आपने अगर बैलेंस शीट देखा होगा उसमें जितना भी एसेट साइड होता है मतलब उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधे पर आ जाता है, डायरेक्टर्स के कंधे पे आ जाता है। इनडायरेक्टली ये क्या हो जाता है, ट्रस्टी हो जाते हैं उन सभी एसेट के। अभी ट्रस्टी ऑफ द एसेट का मतलब ये भी होता है कि जैसे हमने डिबेंचर्स के लेसन में देखो पढ़ा था कि अगर सपोज डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट किया जाता है, इजंट इट, तो उसमें क्या हो जाता है, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर को ये भी बनाया जाता है कि हम ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड ट्रस्टी ऑफ शेयर होल्डर भी बनाया जाता है। वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि सपोज़ अगर कल को कंपनी बंद होने आती है या कंपनी के पास ज़्यादा सफिशिएंट फंड नहीं है या प्रॉफिट ही नहीं हुआ या पैसा ही नहीं है, कि वो डिबेंचर मतलब क्या, वो तो लोन है, ऑब्वियसली पैसे तो रिटर्न करना है जिसने भी इन्वेस्ट किया है, तो अभी उसको रिटर्न करना है पैसे, और हमारे पास अगर फंड्स नहीं है, हमने ठीक तरह से इन्वेस्ट नहीं किया है, हमारे पास पैसे ही नहीं है रिटर्न करने के लिए, तो अभी हम क्या करेंगे, और वो लोग क्यों लॉस झेलेंगे, इजंट इट, वो तो आउटसाइडर्स होंगे, वो क्यों झेलेंगे लॉसेस हमारे कोई दूर के रिश्तेदार तो चले है ही नहीं, वो उन्हें पैसे तो हमें देने ही हैं। तो क्या होता है, जो डिबेंचर्स इशू करने के पहले कुछ एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन की जाती है, जिनका वैल्यू किया जाता है, कि जैसे कि मैंने 2 लाख का, अगर मैं छोटा नंबर का एग्जांपल दे रही हूँ, 2 लाख का डिबेंचर्स मैंने इशू कर दी, लेकिन कल को मेरे पास अगर पैसे ही नहीं है, उन्होंने इन्वेस्ट तो कर दिया, डिबेंचर होल्डर्स ने, पैसे मेरे पास 2 लाख आ गए, लेकिन कल को मैं लॉस में चली गई, मेरे पास पैसे ही नहीं उनको रिटर्न करने के लिए, तो अभी क्या करूँगी मैं, तो मुझे कुछ एसेट्स जो होते हैं, एसेट मतलब क्या, बिल्डिंग हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, या फिर कुछ भी टेबल चेयर जो भी है, लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगा, एनीथिंग जिसका वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है, कल को अगर मैं बेचूंगी तो मुझे 2 लाख रुपए इजीली मिल सकते, लेकिन हालांकि मैं कंपनी में उसको यूज़ भी कर रही हूँ, ओके, मतलब 2 साल के बाद अगर मैंने प्रॉमिस किया कि डिबेंचर होल्डर को मैं रिटर्न कर दूंगी पैसा, तो 2 साल के बाद में मेरा जो भी सपोज लैंड एंड मशीनरी है, उसका वैल्यूएशन 2 लाख रुपए है और मेरे पास सफिशिएंट फंड नहीं है पैसे देने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, वो लैंड एंड मशीनरी बेच दूंगी, या फिर वो जो भी लैंड एंड मशीनरी है वो मैं डिबेंचर होल्डर्स को दे दूंगी, ताकि उसका जो पैसे का जो भी है इक्वल हो जाए और मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊँ, ओके और या फिर मैं बेच कर पैसे लेकर उन्हें दे दूँ, ओके तो ये इसीलिए होता है डायरेक्टर्स एज ट्रस्टी। इनके बहुत सारे रोल होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, ज़रूरी नहीं डिबेंचर्स के लिए ही हो, शेयर होल्डर्स के भी ट्रस्टी हो सकते हैं अलग अलग वे में, ओके। द अबव गिवन ट्रिपल रोल्स प्लेड बाय द डायरेक्टर्स highlights the depth and vastness of their involvement with company and its investors within the parameter of the act. It is appropriate at this point to have clarity whether directors are employees of the company or not. The above, अभी इतने सारे जो हमने जो लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स जो हमने एक्सप्लेन किए, हमने समझे, हमने रीड किए, तो उसके अंदर ये जो ट्रिपल रोल हो गया डायरेक्टर का, ओके, ये बहुत ही वास्टनेस और बहुत ही डीप इन्वॉल्वमेंट बताता है डायरेक्टर का कंपनी के अंदर, एंड इट्स इन्वेस्टर्स विद इन द पैरामीटर ऑफ द एक्ट, मतलब इन्वेस्टर्स के बारे में और डायरेक्टर्स के बारे में, वो उसके पूरे एंगल्स के बारे में हम लोग देखकर वो समझ रहे हैं कि डायरेक्टर्स का पोजीशन क्या है लीगली। इट इज़ अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम टू हैव क्लियरिटी वेदर डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी और नॉट। अभी यहाँ पर ये ज़रूरी है, क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के ओनर है या एम्प्लॉयज़ है, ओके। अभी आगे देखते हैं, आर डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। अभी यहाँ पर हमको मैंने आपको क्या बताया कि हमने पिछले हमारे जो शेयर होल्डर्स का चैप्टर था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्टर्स को भी कई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया जाता है कि कुछ शेयर्स उनके पास होना चाहिए, ज़रूरी है, वरना उनको डायरेक्टर का पोजीशन नहीं मिलेगा, इजंट इट। तो वो तो हमने बताया, मतलब इनडायरेक्टली वो थोड़े बहुत ओनर्स तो हो ही जाते हैं लगभग, है ना, लेकिन क्या वो एम्प्लॉई है कंपनी के या फिर वो ओनर है कंपनी के, अभी यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसके बारे में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर
डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंपनी शेयर होल्डर एंड एंजॉय वेल डिफाइंड राइट्स एंड पावर्स। अब ये जो डायरेक्टर्स होते हैं वहाँ पर ऑब्वियसली एक मीटिंग रखी जाती है, उसके अंदर इलेक्शन होगा कि किसे डायरेक्टर बनाया जाए, है ना, वोटिंग होगा। तो उस हिसाब से कुछ लोगों को एज अ डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो रिप्रेजेंट करते कंपनी को, उनको डायरेक्टर का पोजीशन दे दिया जाता है। वेयर एज स्टेटस ऑफ अ एम्प्लॉय इज विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे एंड हिज एम्प्लॉयर होल्ड्स द अल्टीमेट कंट्रोल टू गाइड हिज एक्टिविटीज एंड फंक्शंस। अभी ये जो है डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी, मतलब प्रॉपर इलेक्शन करके उनको डायरेक्टर का पोजीशन तो दे दिया, ओके, हो गया। लेकिन आपको एम्प्लॉय का मतलब पता है क्या? एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान अगर सपोज नॉर्मली नौकरी कर रहा है किसी कंपनी के अंदर, मतलब वो कौन है? वो नौकर है कंपनी का। अब नौकर है कंपनी का, वो ओनर नहीं है। इट मीन्स वो कंपनी के अंडर वर्क कर रहा है, उसके हाथ में कोई भी कंपनी को लेके डिसीजन लेना उस एम्प्लॉय, ये जो वर्ड है एम्प्लॉय, नौकर, इसके हाथ में होना चाहिए क्या? यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। उसके जो राइट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अभी आपके घर में कोई भी जॉब कर रहा है किसी कंपनी के अंदर, वो कंपनी में जाता है 9 to 5 या 9 to, बाबा चलो IT डिपार्टमेंट में अगर काम करता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करता है, 9 बजे जाएगा, 12 घंटे का ड्यूटी करेगा और 12 घंटे के बाद वापस आ जाएगा। लेकिन वो करता क्या है? जो भी उसको कहा जाता है करने के लिए, क्या वो ओनर है कंपनी का? वो तो ओनर नहीं है, है ना। एम्प्लॉय का वर्ड अगर हमें कहा जाएगा या हम किसी को अपॉइंट करते हैं, चलो घर में मैंने किसी को नौकर एज अ नॉर्मल मैंने काम वाली बाई को भी अपॉइंट किया, तो उसका काम क्या है? आने का, मेरे घर का जो इतना भी मैंने ऑर्डर दिया है, झाड़ू फर्शी बर्तन उतना करने का, इजंट इट, और चला जाने का। क्या वो ओनर है? मेरे घर के डिसीजंस ले सकती है क्या? वो नहीं ले सकती, इजंट इट। उसे कहते हैं एम्प्लॉय, भले वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, है ना। तो वेयर एज स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय इज विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड हिज एम्प्लॉयर होल्ड्स द अल्टीमेट कंट्रोल टू गाइड हिज एक्टिविटीज एंड फंक्शन। और जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर का मतलब क्या? ओनर, या फिर जिसने नौकरी पे रखा है, तो वही लेता है डिसीजंस, भले घर के हो या कंपनी के हो, इजंट इट। एम्प्लॉय नहीं लेता है, एम्प्लॉय से ऑर्डर्स फॉलो करता है। दीज लिमिट्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू डायरेक्टर्स in the context of its role and powers we have already studied. Directors therefore cannot be regarded as एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। अभी ये जो डायरेक्टर है, लेकिन डायरेक्टर ये जो एम्प्लॉय वर्ड है, एम्प्लॉय के जितने भी लिमिटेशंस है, वो डायरेक्टर एज अ पोजीशन अप्लाई नहीं होते, ओके। भले वो बेचारा आ रहा है, नौकरी कर रहा है, वो काम कर रहा है। हमने पिछले डायरेक्टर्स के जो लेसन के अंदर देखा है कि उसको वो एक साथ बहुत सारी कंपनीज का डायरेक्टर एक बंदा बन सकता है। ज़रूरी नहीं एक इंसान एक ही कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, हो सकता है वो मोर देन 1 2 3 4 5 मैक्सिमम उसके लिमिट्स भी है कितना होगा, लेकिन वो एक ज़रूरी नहीं एक इंसान एक ही कंपनी का डायरेक्टर होगा। वो एक के बदले वो 4 कंपनी का भी डायरेक्टर हो सकता है। इट मीन्स वो उसका सर्विस दे रहा है, भले वो सर्विस दे रहा है, वो एम्प्लॉयर है, उसको सैलरी मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर पूरे कितने भी एम्प्लॉय के रूल्स जो होते, लिमिटेशंस होते, वो अप्लाई नहीं होते। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल एंड पावर्स we have already studied, okay. Directors therefore cannot be regarded as employee of the company। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव रीजंस की तरह आपको एग्जाम में आ सकता है, याद रख लो, ओके। आगे देखते हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अभी रेम्यूनरेशन, अभी काम तो कर रहा है, अभी पगार पानी भी तो देना चाहिए ना, फ्री में कौन काम करेगा। सिर्फ शेयर होल्डर्स जो है वो घर पर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं उनके डिविडेंड्स वगैरह सब कुछ, लेकिन ये जो डायरेक्टर है ये तो बेचारा अपना सब काम वाम छोड़ के यहाँ पर आ रहा है, हमारे लिए वर्क कर रहा है, तो इसे भी तो कुछ रिटर्न्स में मिलना चाहिए, इजंट इट। तो आगे देखते हैं अभी इसको कुछ मिलता है कि नहीं। द मैनेजर पर्सनल ऑफ द कंपनी, द डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एक्सेट्रा होल्ड द मैनेजरल पोजीशन एंड दिस एंटाइटल्स देम टू गेट मैनेजरल रेम्यूनरेशन। अभी ये ऑब्वियसली आ रहा है, भले उसके पास शेयर होल्डर्स है, शेयर्स है, लेकिन ये एक पोजीशन भी पकड़े हुए हैं, मैनेजरल पोजीशन पकड़े हुए हैं, तो उसको रेम्यूनरेशन भी देना होगा। इन शॉर्ट इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट लाइक सैलरी, उसको एज अ सैलरी दे सकते हैं, देन स्पेसिफिक % ऑफ नेट प्रॉफिट।
अगर प्रॉफिट में हम लोग पहले डिसाइड कर लेंगे कि उसको उसका जो रेम्यूनरेशन है, उसका जो रिटर्न्स है, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारे लिए, उसको हम महीने के महीने सैलरी देंगे या फिर प्रॉफिट में उसको कुछ बाबा चलो परसेंट फिक्स कर देंगे कि इतना परसेंट तुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, या फिर कमीशन एंड सेटिंग फीस, जितने देर आके वो कंपनी में बैठ रहा है उतने टाइम का उसको फीस देंगे। अगर वो कुछ काम करवा के दे रहा है तो उसका कमीशंस भी मिलता है, इधर तो कमीशन हम उसको देंगे। जैसे कैसे देंगे, तो ये एक बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे या कमेटी मीटिंग्स जो होती है वो कितना अटेंड कर रहा है, बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, उस हिसाब से जितना भी अटेंड किया रहेगा उसके हिसाब से उसको पैसा देंगे। ओके, एट द सेम टाइम देयर इज नो ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर। अभी कोई भी स्पेसिफिक ऐसे बताया नहीं गया है कि उसको कैसे देंगे हम लोग रेम्यूनरेशन। ओके, दैट स्टेट्स दैट total managerial remuneration payable by a public company to its directors, managerial directors, etc. should not exceed 11% of net profit in a financial year। अभी यहाँ पर उन्होंने क्लॉज डाल दिया। ओके, क्या डाल दिया कि द एक्ट स्टेट्स दैट टोटल मैनेजरल रेम्यूनरेशन, मतलब जितना भी डायरेक्टर ने जो मैनेजरल पोजीशन पकड़ के रखी है उसका जो रेम्यूनरेशन है, मतलब जो पेमेंट है पेबल बाय अ पब्लिक कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, अभी जो भी पब्लिक कंपनी है वो उसके डायरेक्टर्स को और मैनेजिंग डायरेक्टर्स को जितना भी सैलरी देंगे, इट शुड नॉट एक्सीड, मतलब वो बढ़ना नहीं चाहिए 11% ऑफ नेट प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल ईयर। वरना पता चला अच्छा खासा हमने पैसा डायरेक्टर को ही दे दिया, बाकी के काम के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं बचा। इसलिए उन्होंने एक लिमिटेशंस फिक्स कर दिए कि 11% से ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर उसको नहीं देना है। दिस एक्सक्लूड सिटिंग फीस पेड और टू बी पेड फॉर मीटिंग। अब इसके अंदर ये वो भी इंक्लूडेड है कि वो अगर आकर बैठ रहा है कंपनी में, उसको कुछ हमने पगार फिक्स किया है तो ये 11% के अंदर ही कवर अप होना जाना चाहिए, उसके अबाव नहीं जाना चाहिए। जितना भी उसका कमीशन है, जो कुछ है, ये सब इसी के अंदर निपटा लो। ओके, सिटिंग फीस का मतलब क्या होता है, द डायरेक्टर इज गिवन फीस टू अटेंड बोर्ड और कमिटी मीटिंग विच मे बी अप टू 1 लाख। अरे बाप रे, अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। ओके, देन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अगर निकालना हो किसी डायरेक्टर को उसकी पोजीशन पे तो देखते हैं आगे क्या दिया है। अ डायरेक्टर मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय शेयर होल्डर्स अंडर सेक्शन 169B, ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 402। ये याद रखो कि अंडर सेक्शन ये जो सब होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। या फिर अगर आते हैं तो लिखो, नहीं आते हैं तो मत लिखो, लेकिन गलत मत लिखो। गलत लिख दोगे तो पूरा आंसर सही लिख के भी रॉन्ग हो जाएगा। देन वेकेशन ऑफ ऑफिस by a director under section 167 of the act, the office of a director shall automatically become vacant in the following cases। अभी ये हमने थोड़ा बहुत हमारे पिछले लेसन में भी हमने पढ़ा है। ओके, डायरेक्टर से रिलेटेड फिर भी देख लेते हैं। और एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 एज पर दिस सेक्शन, अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड बाय कोर्ट। अगर कोई भी बंदा है जिसका दिमाग का जो ठीक नहीं चलता या उसको समझ नहीं है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब इतना समझ नहीं है उसको, मतलब या पागल है, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। इंसॉल्वेंट मतलब उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई है, कर्ज ज़्यादा हो गया है, और एसेट्स या फिर उसके पास कोई पे करने के लिए उसके पास सफिशिएंट अमाउंट या कैश नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कर्ज ज़्यादा हो गया, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया है। या फिर कन्विक्टेड बाय कोर्ट, या फिर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि ये इंसान फ्रॉड है या फिर एक पोजीशन पे नहीं है कि डायरेक्टर बन सके, तो ऐसे इंसान पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकते। देन एब्सेंटी एट बोर्ड मीटिंग अंडर सेक्शन 167, then director has been absent in the meeting of the board of directors held during a period of 12 months with or without taking leave of absence of the board। अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग पिछले 1 साल के अंदर उसने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं किया है, एब्सेंट रहा है, तब भी वो डायरेक्टर की पोजीशन मतलब उसके काबिल नहीं है। देन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट, डायरेक्टर हैज़ एक्टेड in contravention of provision of section 184, which is about entering into contracts or agreements where he is directly or indirectly interested। अभी मतलब उसके अंदर उसने कुछ पेपर या एग्रीमेंट साइन करके रखा है, ओके, कि बाबा इतने टाइम के बाद मैं अपना पोजीशन छोड़ दूंगा या फिर मैं वो ड्यूटी आगे नहीं निभा पाऊंगा किसी भी रीज़न से,
तो वो भी हो सकता है। ओके, देन फेलियर टू डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट, इफ अ डायरेक्टर फेल्स टू डिस्क्लोज हिज पर्सनल इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट where डायरेक्टर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। अभी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट के वजह से, मतलब ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज पर्सनल इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट where डायरेक्टर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, मतलब उसका खुद का भी अगर वो उसका इंटरेस्ट नहीं है बाबा आगे बढ़ने का, नहीं करना है उसको, तो भी वो पोजीशन छोड़ सकता है। Then disqualification by court or tribunal. Director has to vacant office if he has been disqualified by an order of a court or the tribunal. अगर कोर्ट से ऑर्डर आया है कि ये बंदा अभी इसको हम डायरेक्टर की पोजीशन पे ना रखें, या कोई भी इसे डायरेक्टर की पोजीशन पे ना रखे, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर आया है, तब भी वो इंसान डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसको अगर पोजीशन है तो खाली करनी पड़ेगी। ये किस सिचुएशन में हो सकता है उसने कुछ फ्रॉड कमिट किया हो, बाकी के शेयर होल्डर्स ने उसके ऊपर केस डाल दिया हो, तब भी। ओके, imprisonment of an offense. Director has to vacant office if he is convicted by a court of law for an offense involving moral grounds or otherwise and is sentenced to imprisonment of 6 months or more. Director has to vacant office if he is convicted by court of law. मतलब कोर्ट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसको बोला है कि उसका जो पोजीशन है डायरेक्टर का उसने खाली कर देना चाहिए, या फिर डायरेक्टर ने कोई गुनाह किया है, ऑफेंस किया है, जिसके मॉरल ग्राउंड्स के अंडर किसी अदर एम्प्लॉय को कुछ परेशान किया है या किसी को नुकसान पहुंचाया है फाइनेंशियली या मेंटली, और कोर्ट ने उसको समझ लिया है, उसके आधारित उसने कुछ लॉ ये पास किया है, ऑर्डर पास किया है, तो हो सकता है कि डायरेक्टर को जेल में भी जाके बैठना पड़े 6 महीने के लिए। देन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, डायरेक्टर हैज़ टू वेकेंट ऑफिस इफ डायरेक्टर इज रिमूव्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर वो सही बंदा नहीं बैठ रहा है, गलत है, कुछ चीटिंग किया या कंपनी एक्ट के हिसाब से ही नहीं है सही वो, तो भी उसको वो पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। ओके, देन की मैनेजरल पर्सोनल, जस्ट अ सेकेंड ना, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, आप भी बोर हो जाओगे, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, की मैनेजरल पर्सनल के आगे ना मैं आपको दूसरा वीडियो बना के डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ वहाँ पर चेक कर लेना। और अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करो यार, प्लीज़। हाँ, और ये कहना है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, कमेंट करो, मैं जितना हो सके अगले आने वाले वीडियोस में आपको कवर करूँगी आपका टॉपिक को। और प्लीज़, मेरा टारगेट है एटलीस्ट 1000 मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो प्लीज़ हेल्प करिए प्लीज़। ओके, तो चलिए मिलते हैं। और जितना अभी एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में मैं नहीं डाल पा रही थी वीडियोस, क्योंकि मुझको थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक लग रहा है, आवाज़ भी थोड़ा ठीक क्लियर आ रहा है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है अगला। तो अभी कोशिश करूँगी कि रोज़ आपके लिए वीडियोस डालूँ। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, प्लीज़ करिए, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको थैंक यू बोल सकूँ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।